नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। तालाबंदी के बाद भी सरगुजा जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने तालाबंदी की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कंटेनमेंट जोन के नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर ने 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर तालाबंदी के बाद भी बेकाबू होती दिख रही है। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, वहीं दूसरी ओर जिले में कोविड की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने तालाबंदी बढ़ाने का निर्णय लिया है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख्त तालाबंदी का आदेश जारी किया है। इस दौरान सरगुजा जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। तालाबंदी के दौरान दवा दुकान एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित समय तक खुली रहेंगी। हालांकि शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन टोकन सिस्टम के माध्यम से होगा। इसके अलावा कलेक्टर ने तालाबंदी में आंशिक संशोधन करते हुए ठेले के माध्यम से किसानों को गली मोहल्ले जाकर सब्जी एवं फल बेचने की अनुमति निर्धारित समय तक के लिए दी है। वहीं पेट्रोल संचालकों को शासकीय वाहन, अस्पताल संबंधित वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी, ई पास धारण करने वाले वाहन, मीडिया कर्मियों सहित दूध वाहन एवं छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। जबकि पुराने नियमों के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों को केवल टेलीफोनिक एवं ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों के घर सिलेंडर पहुंचाने की अनुमति दी गई है। जबकि तालाबंदी के दौरान शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं कोविड टीकाकरण एवं कोविड जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड व परिचय पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं तालाबंदी का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया है। आज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जो कंटेनमेंट जोन की अवधि है उसे जो 23 तारीख तक समाप्त होने वाला था उसे 26 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है। और ये जो आदेश है 23 तारीख को रात 12 बजे से लागू होगा। इसमें एक छूट जो दी गई है वो फल एवं सब्जी विक्रेताओं को दी गई है। इस शर्त पर दी गई है कि सीधे उत्पादक से फल सब्जी लेकर ठेले के माध्यम से घर घर तक जाकर बेच सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअल में ये आदेश जो पहले से जारी हुआ है वो 23 तारीख तक लागू रहेगा और आज जो जारी हुआ है वो 23 तारीख की रात 12 बजे के बाद लागू होगा। सरगुजा जिले में इन दिनों हालात बिगड़ गए हैं। कोविड की दूसरी लहर सभी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती दिख रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की 12 घंटे के भीतर मौत हो गई, जबकि रविवार को जिले में 398 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ज्यादातर गंभीर मरीज भर्ती हैं। वहीं अस्पतालों में कोविड-19 की कहर से जगह की कमी भी पड़ने लगी है। यह मंजर डराने वाला है। आपदा से निपटने के लिए चिकित्सक तमाम प्रयास कर रहे हैं। आवाज भी सरगुजा की जनता से अपील करता है कि लॉकडाउन एवं कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, नहीं तो स्थिति और भी गंभीर होगी। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होती नहीं दिख रही है। सभी अस्पतालों में जगह की कमी पड़ने लगी है। जांच केंद्रों में भी संभावित लोगों की जांच कराने के लिए लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इन सब के बीच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वायरोलॉजी विभाग पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की वजह से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिलासपुर से 3000 सैंपल कोविड जांच के लिए सरगुजा भेजा गया है, जिस वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वायरोलॉजी लैब पर अतिरिक्त भार भी बढ़ गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण की पहचान करना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता होती है। ऐसे में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में सरगुजा संभाग के सभी जिलों से आए
RT-PCR सैंपल की जांच की जा रही है, लेकिन अब बिलासपुर संभाग से भी बड़ी संख्या में सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिस वजह से वायरोलॉजी विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। इधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में सीमित संसाधन होने के बाद भी रोजाना 1000 से 1500 सैंपलों की जांच RT-PCR के माध्यम से की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में सामग्री की कमी के कारण जांच प्रभावित हो गया है। अब रोजाना 900 तक सैंपलों की जांच हो पा रही है। ऐसे में कोरोना जांच के लिए आए कई जिले के सैंपल्स पेंडिंग पड़े हैं, जबकि वर्तमान में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद वायरोलॉजी विभाग पर भी दबाव बढ़ गया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि बिलासपुर सिम्स से भी 3000 सैंपल जांच के लिए सरगुजा भेजा गया है। ऐसे में सरगुजा संभाग के सैंपल्स की जांच करने में परेशान वायरोलॉजी लैब के सामने अब इन 3000 सैंपल की जांच एक बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल अब इस चुनौती से मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन कैसे निपटता है, यह देखने वाली बात होगी। हाँ, वो किसी रणनीति के तहत टेस्ट कराना है। वो मिंगेली के सैंपल है जो सिम्स बिलासपुर भेजे गए थे, वहाँ कुछ लैब में समस्या आने से वो यहाँ आ गए 2 दिन पहले। वो 3000 की संख्या में है, इससे हमारे टेस्ट करने के क्षमता से कहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा पेंडेंसी मतलब संख्या बढ़ गई है। लेकिन उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उम्मीद है कि इसके निपटान और निराकरण और इन्हें कैसे टेस्ट किया जाना है, चाहे वे सरगुजा संभाग के सैंपल कलेक्शन को कम कर या इन्हें अन्यत्र टेस्टिंग जगह में भेजकर कैसे कम किया जाना, इस बारे में निर्णय हेतु मार्गदर्शन मांगा गया है और प्राप्त होते ही कार्य किया जाएगा। अभी तो हम सरगुजा संभाग के अपने ही 800 से 900 टेस्ट मैनुअल विधि से जो बहुत समय लेता है उससे कर ही रहे हैं। अभी अतिरिक्त 3000 सैंपल का टेस्टिंग अथवा निपटान कैसे करना है, उनकी रिपोर्टिंग कब होगी, इसके बारे में निर्णय लिया जाना है। ये मुंगेली जिले के हैं बताए जाते हैं और बिलासपुर सिम्स के माध्यम से 2 दिन पूर्व यहाँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण व संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सूरजपुर कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए तालाबंदी की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या व संक्रमितों की मौत में इजाफा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई जिलों को एक निर्धारित तिथि तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। समय बीतने के साथ ही संक्रमितों व मौत की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। इसमें संशोधन करते हुए कलेक्टर ने इसे 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इस दौरान उन्होंने कुछ सेवाओं को शुरू करने की सशर्त छूट भी दी है। यह आदेश 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कंटेनमेंट की अवधि 23 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल तक कर दी गई है। इस नए आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रोसरी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सीधे किसानों एवं उत्पादकों को सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रोसरी को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। इस दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे तथा नियम का उल्लंघन करने पर जब्ती व चालानी कार्यवाही होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सूरजपुर खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच टोकन सिस्टम के आधार पर अलग अलग तिथियों में इन दुकानों को खोलने अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही होगी। पेट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशु चारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के अलावा अन्य सभी आदेश 11 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ही रहेंगे। नया आदेश 19 जुलाई की सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के केदारपुर स्थित एक इलाके में झूलते हुए बिजली के तार की वजह से लोग डरे हुए हैं। यही नहीं, इलाके में फैली गंदगी की वजह से भी वार्डवासी परेशान हैं। इस मामले की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार विद्युत विभाग एवं नगर निगम से की गई, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंबिकापुर शहर के केदारपुर स्थित एक इलाके के लोग झूलते बिजली के तार से डरे सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि हाई टेंशन बिजली का तार उनके घरों को छू रहा है, वहीं कभी भी तार टूटकर गिर सकता है। ऐसे में एक बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है। इस संबंध में स्थानीय लोग कई बार मामले की शिकायत विद्युत विभाग को कर चुके हैं। बावजूद इसके स्थानीय लोगों की समस्या का निराकरण करने विद्युत विभाग का अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। इसके अलावा इलाके में फैली गंदगी से भी लोग परेशान हैं। यही नहीं, रात के अंधेरे में यह इलाका नशेड़ियों के लिए महफूज अड्डा बन जाता है। इस इलाके में एक तरफ जहां गंदगी का अंबार है, वहीं दूसरी ओर नशे के लिए उपयोग होने वाले प्रतिबंधित दवाइयां बिखरी पड़ी हैं। वहीं स्थानीय लोग अपनी इस समस्या को कई बार नगर निगम से अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके नगर निगम भी स्थानीय लोगों की समस्या का निराकरण करते नहीं दिख रहा है। भाई डर लग रहा है कि कभी भी गिर जाएगा, कोई आने जाने वाले मोहल्ला वाला वो हो जाएंगे। भाई गिरेगा ताल किसी में चपक जाएगा तो मर न जाएगा अगला। 2-3 साल से पार्षद को भी बोल रहे हैं और बिजली विभाग में भी एप्लीकेशन लिखे है, तो बोले कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो भी नहीं कर रहा है। नहीं, अभी तो नहीं हुआ अभी तक। वो तो होना ही होना है, स्वाभाविक है। आज नहीं हो, साल भर, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो तो होना है। शहीद भगत सिंह वार्ड है 27 नंबर। इसके पार्षद विकास कुमार वर्मा। और इस वार्ड में एक तो गंदगी का आलम इतना पसरा हुआ है और यहाँ पे एक नशे का बहुत बड़ा जखीरा है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं नशा करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हाई टेंशन वोल्टेज तार है। अगर कल के डेट में अगर ये वोल्टेज तार किसी के ऊपर भी गिरता है, चाहे ये जिनका मकान है उनके घर में रहने वाले निवासी को भी एक खतरा है। छोटे बच्चे नहीं जानते हैं क्या चीज़ है ये, लेकिन डर उन्हीं को बना हुआ है। आज मैं नगर निगम आयुक्त महोदय को भी इस चीज़ के लिए बताया था कि हमारे वार्ड में गंदगी का आलम पसरा हुआ है, और हमारे पार्षद जी को भी इस चीज़ के लिए संग दिया गया था और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और बिजली विद्युत विभाग को भी इस चीज़ का संकेत दिया था कि हाई वोल्टेज तार आप यहाँ से हटवा दीजिए। ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया, ना झाड़ू लगता है, ना यहाँ पे कोई मतलब साफ़ सफाई होता है। नाली भी पूरा कभी नहीं साफ़ हुआ है। हमारे वार्ड में पहला नंबर तार का समस्या है भैया। बच्चे लोग पकड़ लेंगे तो उसी में लटके रह जाएंगे। वो तार को बोलते बोलते हम लोग थक गए हैं, कोई नहीं कटवा रहा है। क्या करें? पार्षद को भी कह चुके हैं, पार्षद बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ मोहल्ला में कभी ना झाड़ू लगता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। और क्या करेंगे हम लोग नहीं करते हैं शिकायत। कहाँ करने जाएंगे हम लोग शिकायत? हम लोग किराएदार हैं भैया, घर में रहते। पार्षद से हम लोग नहीं बोलते हैं। पार्षद से जो बोलता है तो कहाँ कोई आवे नहीं करता है, तो बोल के क्या करेंगे? अंबिकापुर कोतवाली थाने में आदिवासी समाज के द्वारा शहर के एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आदिवासी समाज का आरोप है कि प्रिंस तिवारी नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था। युवक के इस पोस्ट से समाज के लोग आहत हुए हैं। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। अच्छा, ये आदिवासी समाज द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है, जिसमें प्रिंस तिवारी नाम का एक व्यक्ति द्वारा ST/SC के नाम से गलत संदेश पोस्ट किया गया है, जिसका आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर की एक युवती को ऑनलाइन गेम के जरिए राजस्थान के एक युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। आरोपी युवक पीड़िता को सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर शहर में युवा वर्ग के बीच ऑनलाइन गेम को लेकर काफी रुचि देखने को मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन गेम कहीं न कहीं युवाओं के लिए घातक साबित हो रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान शहर की एक युवती की दोस्ती राजस्थान के एक युवक से हो गई थी। इसके बाद युवक ने मौके का फायदा उठाकर युवती का अश्लील वीडियो बना लिया। वहीं आरोपी युवक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की मांग करने लगा। वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। जिसकी जान पहचान फ्री एंड फायर गेम के माध्यम से राजस्थान की एक युवक के साथ होती है और इस दोस्ती के दौरान इनके फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर के माध्यम से बातचीत होता है और इनकी दोस्ती बढ़ जाती है। इसी दौरान इनको क्या है, वीडियो कॉल में बातचीत होता है और लड़के के द्वारा आपत्तिजनक फ़ोटो ले लिया जाता है और उसको वायरल करने की धमकी दी जाती है लड़के द्वारा। उस एवज में 1 लाख रुपए की मांग करते। अभी युवती के रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें IT एक्ट के धारा लगाकर अग्रिम। अंबिकापुर शहर के एक युवक को कोरोना फाइटर के नाम पर फर्जी पास बनाकर कोविड टीका लगवाना महंगा पड़ गया। इस मामले के सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। अंबिकापुर शहर में एक व्यक्ति द्वारा फर्जी पास बनाकर कोविड टीका लगवाने का मामला सामने आया है। इस मामले को सरगुजा कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी पीयूष त्रिपाठी के खिलाफ धारा 188 व 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गौरतलब है कि आरोपी तालाबंदी का उल्लंघन करते हुए कुछ दिन पूर्व दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर पहुंचा था, जिसकी तस्वीर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इस मामले को भी प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वहीं अब कोरोना फाइटर के नाम पर फर्जी पास बनाकर आरोपी पीयूष त्रिपाठी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोविड टीका लगवाया है। इस मामले की तस्वीर भी उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही से गलत काम करने वाले लोगों को एक संदेश मिलेगा, नागरिक ऐसी हरकत करने से बचेंगे। कल ही ये प्रकरण आया था कि किसी ने फर्जी पास का सहारा लेकर के अपने को कोरोना फाइटर दे करके और टीका भी लगवा लिया था और जाकर के लॉकडाउन का वायलेशन भी किया था। तो 188 का FIR कल हुआ था, उसी को 420 भी आज जोड़ा गया है, ताकि इस तरह से गलत काम करने वाले लोगों को एक मैसेज मिले और आगे इस तरह से कोई दूसरी बार हरकत करने की कोशिश। सरगुजा जिले के मैन पार्ट में मधुमक्खियों के दल से ग्रामीण परेशान हैं। इस भीषण गर्मी में मधुमक्खियों ने आतंक मचा रखा है। कुछ दिनों पहले मछली पॉइंट के पास मधुमक्खियों के दल ने एक किसान पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। वहीं फिर एक बार मधुमक्खियों ने राह चलते एक ग्रामीण को अपना शिकार बनाया है। मधुमक्खियों के काटने से ग्रामीण की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित का उपचार कमलेश्वरपुर अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि पीड़ित को उपचार के लिए स्थानीय लोगों की मदद से कमलेश्वरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर चिकित्सकों का कहना है कि पीड़ित का उपचार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोरोना संक्रमण सरगुजा जिले में अनियंत्रित हो गया है। शुक्रवार को जिले में 421 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग डटकर मुकाबला कर रहा है। वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर रोशन वर्मा और उनकी टीम सरगुजा संभाग के लोगों के लिए कोरोना के इस दौर में वरदान साबित हो रही है।
सरगुजा जिले में कोरोना की वजह से स्थिति रोजाना बिगड़ते जा रही है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो शुक्रवार को रिपोर्ट आई कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है। जिले में 421 लोगों की पुष्टि हुई है। ऐसे में सरगुजा जिले के लिए एक भगवान से कम नहीं, वो है डॉक्टर रोशन। आज हम उनसे बात करते हैं कि जो स्थिति निर्मित हो रही है उस संबंध में उनका क्या करना है। सर, सबसे पहले तो आवाज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो जिस संघर्ष से आप युद्ध लड़ रहे हैं और इकलौते एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल को संभाल रहे हैं कोविड को लेकर। अभी जो स्थिति निर्मित हुई है उसके विषय में क्या कहना है सर? सबसे पहले तो इकलौते नहीं, मेरे साथ टीम भी है और भी डॉक्टर्स है, पूरा सम्मिलित प्रयास है। ठीक है, अभी की स्थिति के बारे में तो देखिए, पहले वेव से तो ये वेव क्या है कि सडनली नंबर ऑफ़ पेशेंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरा सीरियस पेशेंट जो है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी अस्पताल की बात करें, मेडिकल अस्पताल में, तो रोज़ाना अभी क्या स्थिति, कितने मरीज होंगे सर? अभी हमारे अंदर मतलब कोविड वार्ड में 97 पेशेंट हैं, जिसमें से 87 पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में। बाकी डेली अभी 20 से 25 पेशेंट डेली एडमिट हो रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन पे रहते हैं। सर, एक सवाल, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? कुछ हद तक लोगों ने भी लापरवाही की है कि जनरली जो आते हैं सिम्टम्स इतने लेट होने पे आते हैं, 8 दिन 9 दिन के सिम्टम्स पे आते हैं, जब सेचुरेशन जो है काफ़ी कम हो जाता है ऑक्सीजन पे। वैसी स्थिति में क्या होता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक बार जो लंग जो डैमेज जो एक लेवल तक हो गया तो उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा कुछ रह नहीं पाता है। तो क्या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जितनी लेट से नहीं आते सब, मतलब ये एक जनरल बात है कि जिस किसी को भी जितनी जल्दी सिम्टम्स आते हैं, जो भी लक्षण आते हैं, निकट के जो भी जहाँ पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पे जाएं, टेस्ट कराएं, चिकित्सक की सलाह लें और कोशिश करें कि घर में कम से कम ना रुकें। जो भी लक्षण रहता है, होम आइसोलेशन ठीक है जिसके माइल्ड सिम्टम है, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं, ब्रेथलेसनेस होता है या रेगुलर ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन में किसी का कमी आता है, तो फिर बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। पहली लहर से ज़्यादा दूसरी लहर में ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। इसके जो बोलते हैं वायरस चेंज होता है, इसमें कुछ बदलाव के विषय में क्या बोलेंगे? पहले से इन्फेक्टिविटी तो बढ़ी है। जो अभी जो स्ट्रेन आया है, अब एग्जैक्टली दूसरा स्ट्रेन है कि वही स्ट्रेन है, ये तो उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग और आगे से पता चल पाएगा। लेकिन पहले से जो है इन्फेक्टिविटी जो आए हैं, पहले क्या होता था कि अब तो एक फैमिली के एक को हुआ तो पूरे परिवार को हो जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि यंगर पॉपुलेशन में, स्पेशली 30 to 40 ईयर, उसमें चेस्ट इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी अब चेस्ट वाले इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। एक और मेरा सवाल सर, एक रेमडेसिविर करके जो दवाई है उसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या वजह क्या है? रेमडेसिविर जो है मॉडरेट टू सीवियर जो लंग इन्वॉल्वमेंट है उन वाले पेशेंट में दिया जाता है एक्चुअल में। उसके अलावा बाकी जितनी भी ओरल मेडिकेशन है वो सब माइल्ड के लिए है। तो मॉडरेट हो या मॉडरेट टू सीवियर है तो उसके लिए यही एक मेडिसिन अवेलेबल है। तो मेडिसिन तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग यूज़ भी करते हैं, यहाँ पे भी है, अवेलेबल भी है। बट ये है कि उसके बारे में जो अभी जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, या बिल्कुल ऐसा बना दिए, एक हवा बना दिए कि ये मेडिसिन लगेगा तो बच जाएगा, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, ये पूर्णतः गलत है। देखिए, उसका इफ़ेक्ट तो है, डेफिनेटली है, लेकिन इफ़ेक्ट होता है कि शुरू के लगभग 7 दिन में। यहाँ पे पेशेंट आते हैं जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में आते हैं आप, तो वैसी स्थिति में मेडिसिन का कोई ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। तो उस मेडिसिन का जुडिशियली यूज़ होना चाहिए, कब लगना है, किसको लगना है, ये डॉक्टर पे मतलब डिसाइड करना चाहिए। लोगों को खुद से होकर नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमको रेमडेसिविर लगा दो, ये गलत है। उनको लगता है कि कोरोना की एक ही दवाई, बस वैसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे लगना है, कब लगना है, क्या डोसेज है, वो पूरी तरीके से हाँ डॉक्टर से। अभी क्या स्थिति होगी सर अपने यहाँ दवा की और मेडिकल कॉलेज में वो रेमडेसिविर की? अभी हम लोग यहाँ लोकल परचेस से परचेस कर रहे हैं और अभी सप्लाई में आ रहा है। अभी जितने पेशेंट को नीड है उसके हिसाब से मिल रहा है, अवेलेबल है। हाँ। दूसरा सवाल सर, कि कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों को ये सिचुएशन हैंडल करना, दबाव कितना रहता है? वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, जितने पेशेंट्स आ रहे हैं अभी तो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो अभी क्या माने ये लहर अभी कितने दिन तक, और अनुमान अगर एक चिकित्सक के नाते आपके कितने दिन तक दिख रही है, इसका असर कब तक रहेगा?
नहीं, इस पे एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते, बट ये तो डेफिनेट है कि इस मंथ और नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है, उसके बाद ही टैपर्ड हो। जो घरों पे रह के इलाज कर रहे हैं उनको क्या कैसे इलाज करना चाहिए, उनको क्या प्रिकॉशन बरतना? देखिए, एक तो जो है होम आइसोलेशन की जो टीम है उससे बिल्कुल कांटेक्ट में रहना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं, जैसे कंटिन्यूअस खांसी आए, सांस फूले, ठीक है, या तो फिर बैठे बैठे सांस फूलता है, या फिर चलने फिरने पे सांस फूलता है, या तो फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है पल्स ऑक्सीमीटर उससे चेक करते रहना है, या तो फिर फीवर जैसे कि 7 दिन 8 दिन हो गया कंटिन्यूअस पहले से बढ़ते जा रहा है, ऐसी स्थिति में या तो फिर हॉस्पिटलाइज हो जाए, या तो फिर होम आइसोलेशन की जो टीम है उससे कॉन्टैक्ट करें। दूसरा बात सर कि जैसे अस्पताल में जैसे कल के जो आंकड़े थे 421, क्या लगता है कि व्यवस्थाओं को और बढ़ाना चाहिए? कोशिश कर रहे हैं, अभी 100 बेड और एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हमारे पास 30 बेड और एक्सटेंड हुआ है, और जो मेडिसिन वाली जो बिल्डिंग है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। एक और रेमडेसिविर के अलावा ऐसी कौन सी आप लोग जो दवाई हैं उसको दे रहे हैं? नहीं, उसके अलावा और है, फेविपिराविर है, आइवरमेक्टिन है, एससीक्यूज़ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस पेशेंट को क्या चलना है, ठीक है। मेरे भी दिमाग में खुद का पर्सनल सवाल है। बोलते हैं कि पेंडेमिक के 4 लहर होते हैं, 4 स्टेज होता है। पहला लहर हम लोगों ने देखा, ये दूसरा लहर है, क्या तीसरा और चौथा लहर आ सकता है, ऐसा कुछ है? ये पूर्णतः लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। 4 क्या, उसके आगे भी आ सकता है। लोग नहीं समझेंगे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आ सकता है। हाँ, मास्क ऑफ कोर्स। शासन का निर्णय लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन से चेन टूटेगा, या कि अपना लोगों को प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी है? जो देखिए, कई टूल्स हैं, उसमें एक लॉकडाउन भी एक टूल्स है। आप उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल उसका पॉजिटिव रिपोर्ट में रिस्पांस मिलेगा, और नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन लगाने से बिल्कुल बंद हो जाएगा। मेन जो है अपना मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना लॉकडाउन के पीछे। तो ये मेन चीज़ है। बाकी आप लॉकडाउन कितना भी लगा दीजिए, अब लोग मान लो नहीं मानते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये थे डॉक्टर रोशन जो सरगुजा जिले के लिए इस समय में जो स्थिति निर्मित हुई है भगवान से कम नहीं है, और आप भी सतर्क रहें ताकि ये अस्पताल आपको ना पहुंचना पड़े, क्योंकि लगातार मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज़ अंबिकापुर। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।